जी हजरत, वेलकम बैक। वेलकम टू सेशन 2 ऑफ ऑडिट। पिछली क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस की थी और इस सेशन 2 के अंदर मैं उसी क्लास को लिंक करके आगे बढ़ता हूं। सर, कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी कौन ऑपरेट कर रहा है? बोर्ड ऑफ। ठीक है, अगर मैं कहूं जी कंपनी के कप्तान कौन है? बोर्ड ऑफ। अच्छा, अब बात नोट कीजिएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। रिपीट करें, दोस्त चार्ज विद, जिसको हम कहते हैं TCWG। देखें, मैं कुछ टर्म्स पे ना आपको लॉक करवा रहा हूं। जब मैं ये कहूंगा तो आप ये समझेंगे, ताकि मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो जबरदस्त हो जाए। जब मैं क्लास में BOD कहूंगा, जब मैं इस लेक्चर में BOD कहूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? और जब मैं TCWG की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोर्ड ऑफ। अच्छा, एक और वर्ड है मैनेजमेंट। कहो मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट कहेंगे तो मैनेजमेंट में सब आ गए। अगर मैं कहूं जी केएनएस की मैनेजमेंट, तो केएनएस की मैनेजमेंट में मैं भी आ गया। केएनएस की मैनेजमेंट में जुनैद खालिद भी आ गए, हसन दुसानी भी आ गया, रमीज राय भी आ गए, एडमिन के लोग, सब तमाम लोग आ गए जी। हर बंदा किसी ना किसी रोल में मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं केएनएस का BOD, उसमें दो लोग आएंगे, मैं और सर खलील। KNS, खलील शेख एंड साजिद कपाडिया। अगर मैं कहूं जी केएनएस के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसमें वो लोग आएंगे जो केएनएस के हर एक्शन के जवाबदेह होंगे। इफ समथिंग गोज रॉन्ग एट केएनएस, कोई चोरी हो गई, कोई फड्डा हो गया, बाहर हंगामा हो गया, कोई जो है ना वो अल्लाह माफ कर अफरा तफरी हो गई, बोलेंगे हाँ भाई कौन है इदारे का इंचार्ज, कौन है? तो इदारे का इंचार्ज फिर मुझे सामने आना पड़ेगा, हाँ जी मैं जिम्मेदार हूं, मुझे बताएं क्या मसला है। तो एक वर्ड है मैनेजमेंट और एक वर्ड है TCWG। जब हम कहेंगे ना मैनेजमेंट, क्या आवाज में जान नहीं आ रही यार? हाँ, मैनेजमेंट में तमाम लोग आ गए, मैनेजमेंट में तमाम लोग आ गए। लेकिन जब मैं कहूंगा TCWG, तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें ED भी आ गया। और ठीक है, सपोज करें BOD में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 लोगों में एक कप्तान होगा। एक होता है कंपनी के तमाम फंक्शंस का कप्तान और एक होता है BOD का कप्तान। जो BOD का कप्तान है उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं उसको? चेयरमैन। दिस विल बी फर्दर डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी। जो कंपनी के तमाम फंक्शंस का कप्तान है, क्या कर, रिपीट करो। ये सारे चीजें आगे आएंगी, आपने बोलना पड़ेगा, आपने चीजें जहन में रखनी। कहें कंपनी के तमाम फंक्शंस, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, व्हाटएवर डिपार्टमेंट भी है, उसका जो कप्तान है उसको हम कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ का है, चीफ नहीं का है, चीफ हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक हो गया। इसका मतलब है कंपनी के फंक्शंस का कप्तान कौन और BOD का कप्तान कौन? चेयरमैन। ठीक है जी। मैंने और तुमने कंपनी में पैसा लगाया और हम चले गए अपने काम में। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे पास कई कंपनी के शेयर्स हैं, मैं तो उनके रोजमर्रा के मामलात में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं तो कॉलेज चला रहा हूं। मेरे पास एग्री ऑटोस के शेयर्स हैं मिसाल के तौर पे। अब वहां डेली बेस पे क्या हो रहा है मुझे क्या पता, मैं तो केएनएस चला रहा हूं। सर, तो फिर कंपनी कौन चला रहा है? जिनको हमने एनुअल जनरल मीटिंग में, जो हमने F4 लॉ में पढ़ा हुआ है, इसीलिए लॉ पहले है, ऑडिट बाद में है, कि जब एक बच्चा ऑडिट की क्लास में आएगा तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग क्या है पता होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है पता होना चाहिए, ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होते हैं पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है पता होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये लॉ का एग्जाम नहीं है, ये ऑडिट का पेपर है, लेकिन ये चीजें बैकग्राउंड में लाशऊर में होनी चाहिए। ठीक है जी। ये साल का शुरू और ये साल का आखिर, जो कल बात हो रही थी पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है जी हजरात, मैं इस लेक्चर 2 के अंदर मैं लेक्चर 1 से चीजों को लिंक कर रहा हूं एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी। सपोज करें कंपनी है एग्री ऑटोज ले लें, आप सीमेंस पाकिस्तान ले लें। ठीक है, सीमेंस पाकिस्तान ले लें, आप PSO ले लें, आप PIA ले लें। ठीक है, साल का शुरू और साल का आखिर, ये रही तुम्हारी बैलेंस शीट डेट। पिछले लेक्चर में क्या कहा था? जब मैं क्लास में बैलेंस शीट डेट कहूंगा तो आप क्या समझेंगे? दिसंबर। जब इस लेक्चर में सर साजिद बैलेंस शीट डेट कहेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? December 31st। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है जी, मैंने लिख दिया December 31st, लेट्स से 2020। ठीक हो गया। कंपनी अपना काम करे, सेल परचेस, 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 एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, सैलरीज पे ऑफ कर रहे हैं, एसेट परचेस कर रहे हैं, लोन की रिपेमेंट हो रही है, अपना आप बिजनेस कर रहे हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, फीस आ रही है, टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, AC का बिल आ रहा है, माइक की बैटरी चेंज हो रही है, रोज चाय हम पी रहे हैं, रोज पानी की बोतल आ रही है,
ब्ला 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 ब्ला, जिसको हम बोलते हैं रोजमर्रा की ऑपरेशनल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? हर वर्ड जो मैं कहूंगा ना वो आपने मुंह से अदा करना है ताकि आपका फ्लो बने। आगे जब हम टॉपिक पे आएंगे ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, तो वहां ऑडिट के जार्गन्स आएंगे और वो पिक करने के लिए ये बेसिक्स बड़ी जरूरी है। ठीक है जी। मैं शेयर होल्डर हूं, मैं इस इंतजार में हूं कि साल के आखिर में क्या मिलेगा मुझे? डिविडेंड। मैंने आंखों में सपने सजा लिए, डिविडेंड मिलेगा, मैं गाड़ी चेंज करूंगा, लड़कों ने कहा हम ब्रांडेड कपड़े लेंगे, खवातीन ने कहा हम जे डॉट जाएंगे, खाड़ी पे सेल लगी हुई है, लॉन के जोड़े लेंगे, मैं ब्रांडेड मास्क लूंगा, मैं फला करूंगा। मैंने आंखों में सपने सजा लिए, मुझे क्या पता मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो पूरे साल में ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या हो रही है? टी फॉर ट्रांजेक्शंस। साल के आखिर में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं, पेरोल भी आ गया, कॉस्टिंग बजटिंग भी आ गया, इसके अंदर रिकवरी भी आ गया, इसके अंदर फिक्स एसेट मैनेजमेंट भी आ गया, इसके अंदर क्रेडिटर्स भी आ गया, इसके अंदर ट्रेजरी भी आ गया। हम चेक कर रहे हैं आप? ये भी मैं क्लियर कर दूं। एक बच्चा कह रहा है जी मैं फाइनेंस में हूं। अबे भाई फाइनेंस तो समंदर है, तू समंदर में कहां है? अच्छा हाँ समंदर में, मैं समंदर में यहाँ इस जजीरे पर होता हूं। ये भी कई बच्चों को नहीं पता, क्वालिफाई कर रहे हैं इसी से फाइनेंस। सर फाइनेंस में हो? बे फाइनेंस में कहां है भाई? मैं आपसे पूछूं आप कहां रहते हैं? जी मैं डिफेंस में हूं। भाई किस फेज में हो? कौन सी स्ट्रीट पे हो? खैबाने ताहत पे हो? खैबाने राहत पे हो? कहां हो? बोला बट डिफेंस में हूं। इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं आप, लियारी के रहने वाले हैं, आप छुपा रहे हैं। तो भाई बताओ ना फाइनेंस में कहां हो? सर आप और हम ACCA के बाद क्वालिफाइड, आप, मैं तो क्वालिफाइड हूं, आप क्वालिफाई करके कहां जा सकते हैं? आप इस फाइनेंस की दुनिया में कहीं भी फिट हो सकते हैं। यू विल बी केपेबल ऑफ वर्किंग इनटू एनी डिपार्टमेंट वंस यू क्वालिफाई इंशाल्लाह। बात समझ आ रही? ठीक है जी। 12 महीने ये अपना काम करते रहे। 12 महीने बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, क्या बने जी? हजरात जब मैं इस लेक्चर के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहूंगा तो तमाम कारकुन क्या समझेंगे? भाई क्या कह रहे हैं? भाई किसकी बात कर रहे हैं? कहो P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू दी क्यू के। एक ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल पर ओपिनियन देता है, किसी एक सिंगल पार्ट पर नहीं देता। वो बात समझ आ रही है? अब उसके दो मेन पार्ट है, P&L और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, F3 में पढ़ा, F7 में पढ़ा और पता नहीं कहां का पढ़ा। जो कॉमर्स से आ रहा है अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हालांकि समझ आपको वहां कभी नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन बहरहाल अब समझ आ गया होगा, आ जाना चाहिए भाई। P&L और ये बनता है फॉर द गारंटीड और ये बनता है एज ऑन। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी। साल के आखिर में जब अकाउंट्स बने, साल के आखिर में जब अकाउंट्स बने, अच्छा एक बात मैं और ऐड कर दूं, हर डिपार्टमेंट का एक कप्तान होगा। We need a captain. We need a captain. We need a बाबर आजम और we need a सरफराज for every department. उस कप्तान को हम कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? HOD। कहो HOD। फाइनेंस का भी HOD होगा, सेल्स का भी HOD होगा, यहां भी एक HOD होगा और यहां भी एक HOD होगा। फाइनेंस के कप्तान के कई नाम होते हैं। कोई CFO कह रहा है, कोई डायरेक्टर फाइनेंस कह रहा है, कोई जनाब फाइनेंशियल कंट्रोलर कह रहा है, कोई सीनियर मैनेजर फाइनेंस कह रहा है। हम यहां डेजिग्नेशन याद करने नहीं आए, हम यहां डेजिग्नेशन याद करने, हमें यह पता हो कि देयर आर मल्टीपल डेजिग्नेशंस जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। साल के आखिर में 12 महीने बाद जब फाइनेंस के कप्तान ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, भाई ये हालात चल रहे हैं, तो पता चला कि प्रॉफिट इज बिलो द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। जी साल में हालात बड़े खराब थे, कोविड था, फला था, ये हालात खराब हो गए, डॉलर जो है ना कहां पहुंच गया, महंगाई बढ़ गई है, हमारे मार्जिन्स कम हो गए, इन्फ्लेशन था, सैलरी में इजाफा करना पड़ गया, ब्ला 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 ब्ला। बिकॉज ऑफ ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला, जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया? वो कम हो गया। जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी? हाई, और जो एक्चुअली में आया वो लो हो गया। ठीक है। अब साल के आखिर में आपने शेयर होल्डर्स को AGM में बताया कि भाई ये तो प्रॉफिट एज पर एक्सपेक्टेशन हुआ ही नहीं, लिहाजा चूंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लिहाजा इस साल कोई डिविडेंड नहीं है। इसका स्टॉक मार्केट में जो इंपैक्ट पड़ा, जो कंपनी की शेयर प्राइस 150 रुपए की थी वो मार्केट में हो गई जनाब 80 रुपए की या 70 रुपए की। इसका मतलब है डिविडेंड से भी गए और कैपिटल गेन से भी गए।
शेयर होल्डर ने धावा बोल दिया और कंपनी के बाहर नारेबाजी, ना मंजूर ना मंजूर, हमें ये अकाउंट ना मंजूर, टायर जला दिए भाई लोगों ने। अब पाकिस्तानी कौम थी, टायर एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मिट्टी का तेल घरों में जखीरा किया हुआ था, फौरन आपने आग लगा दी। नहीं भाई, आप आग ना लगाएं। शेयर होल्डर ने कहा जी हमें आपके अकाउंट पर विश्वास या ट्रस्ट नहीं है। अच्छा जी, अब बीओडी कसमें खा रही है, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम ये सेल जेन्युइन थी, अल्लाह पाक की कसम प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। सर साजिद से पूछेंगे केएनएस कैसा, तो मैं तारीफ करूंगा बुराई करूंगा? तारीफ ही करूंगा। कैंपस आपका जो है, आपका पैसा लगा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं मैं कैसा लग रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछे सर बताएं आपको आप कैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली डैशिंग हूं मैं। सर आपने शक्ल देखी अपनी? जब आप मुझसे मेरी तारीफ करवाएंगे तो मैं तो तारीफ ही करूंगा। जब आप मुझसे मेरे कैंपस की बातें पूछेंगे तो मैं तो तारीफ ही करूंगा। जब आप मुझसे मेरी फैकल्टी का पूछेंगे मैं तो अच्छा ही कहूंगा। तो क्या मेरा ओपिनियन बाइस्ड है अनबाइस्ड है? जवाब दें, बाइस्ड है। हाँ, आपको केएनएस के बारे में पूछना है, आप उन बच्चों से पूछें जो यहां से पास आउट करके गए, या बाहर वालों से पूछें, तो वो आपको बताएंगे हाँ जी कैंपस अच्छा है, हाँ ये कुछ मसले हैं, हाँ जी कैंटीन के ये मसाले हैं, हाँ जी जीसीआर के मसाइल हैं, हाँ जी और कैरम बोर्ड भी होता तो स्नूकर की टेबल भी होती, तो बाहर वेले पार्किंग भी होती। अब आप सुनते जा रहे हैं। अब जो आपको ओपिनियन मिल रहा है वो क्या है? बाइस्ड है अनबाइस्ड है? इज इट न्यूट्रल? यस। इज इट इंडिपेंडेंट? इज इट अनप्रेजुडाइज्ड? यस। इसका मतलब है बीओडी से कहें आपकी कसमें खाने से हमें आपके अकाउंट्स पर यकीन नहीं आ सकता। वी कैन नॉट ट्रस्ट योर स्टेटमेंट बिकॉज you are the people who have prepared the accounts and you and your team have made the accounts. लिहाजा पूरे 12 महीने अकाउंट्स के कप्तान आप लोग थे, अकाउंट्स बनाने वाले आप लोग हैं। लिहाजा जिसने अकाउंट्स बनाए, क्या कहा? जिसने अकाउंट्स, ये जुमले रिपीट करो, जिसने अकाउंट्स बनाए 12 महीने, जिसने अकाउंट्स बनाए, जिस पार्टी ने अप्रूव किए, वो पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकती। लिहाजा therefore we need a team of independent people who can express an independent opinion। और ये इंडिपेंडेंट वो लोग होंगे जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक, जिनकी कंपनी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। यहां से कहानी शुरू होती है और सीन में दाखिल होते हैं। घोड़े पे सवार आ रहे हैं जनाब, कौन जी? एक लश्कर आ रहा है जी, दूर से धुएं के बादल दिख रहे, हाथों में नेजा लिए, आंखों में सपने सजाए। कौन आ रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर। ओ माय गॉड जनाब, सर ये कहां से आ रहे हैं? ये काफिला कहां से आ रहा है? ये जमात कहां से आ रही है? ये तंजीम कहां से आ रही है? ये जहां से आ रही है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। क्या कहते हैं जी? जी, हमारा सिलेबस यहां से शुरू होता है, एक्सटर्नल ऑडिट फर्म जनाब। ठीक है जी। In different parts of the world, across the globe, we have multiple audit firms. There may be thousands of firms, but हमने 3-4 का नाम सुना हुआ है। एक जमाने में बिग 5 थी पाकिस्तान में, फिर बिग 4 थी, अब बिग 3 रह गई है। अब ये बिग कम होता जा रहा है इस तरह से। ठीक है जी। सर अगर आप पुरानी बिग 5 का नाम बता दें फॉर आवर नॉलेज, तो वी हैड ए फर्गुसन जो कि मेंबर ऑफ पीडब्ल्यूसी है, देन वी हैड अर्नस्ट एंड यंग EY जहां से मैंने आर्टिकल्स की हुई है, थर्ड वी हैव KPMG, फोर्थ वी हैव डिलॉइट्स एंड फिफ्थ पे आता है BDO। ठीक है। अब ये रैंकिंग में ना पाकिस्तानी फिल्म हीरोइन की तरह है, वो कह रही मैं नंबर 1 हूं और वो कह रही मैं नंबर 1 हूं। आज तक समझ नहीं आया कि मीरा नंबर 1 है या रीमा नंबर 1 है। ये झगड़ा रहेगा ता कयामत। लिहाजा बिग 4 भी, अब बिग 4 है, बिग 3 है, तू नंबर 1 के मैं नंबर 1, ये भी एक समस्या है जो हल नहीं हो सकी। कुछ लोग कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव, कुछ लोग कहते हैं डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स यू हैव, कुछ लोग कहते हैं डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू दैट यू चार्जिंग। अब AFF की बिलिंग लेट से 50 मिलियन की है और EY की बिलिंग 80 मिलियन की है, लेकिन अगर क्लाइंट्स देखें तो AFF के पास मल्टीनेशनल क्लाइंट है, EY के पास ज्यादा बैंक से। एक मिसाल दे रहा हूं मैं ये, ठीक है जी। हालांकि बिग 3 के पास एक ब्लेंड है, टेक्सटाइल भी है, बैंक्स का ऑडिट भी है, शुगर इंडस्ट्री भी है, मल्टीनेशनल भी है, एविएशन भी है, फार्मा भी है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये एक अलग बहस है, हमें इसमें ना पढ़ना है और ना हमें इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा क्या है भाई? जहां से आप आ रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। और जो घोड़े पे सवार लोग आ रहे हैं वो है एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सर ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स कब तशरीफ लाएंगे? ठीक है जी। अब यहां से एक और बात शुरू होती है,
ये सारा ना जो बेसिक मैं बता रहा हूं, ये सारा ऑडिट का बेसिक। आई कैन नॉट स्टार्ट द सिलेबस अनलेस वी हैव दिस ग्रिप ऑन बेसिक्स। सर नॉर्मली क्या कहा? नॉर्मली क्या कहा वर्ड मैंने? नॉर्मली। मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मेरे जुमले बड़े अहम है। मैं कह रहा हूं नॉर्मली, मैं कह रहा हूं यकीनन, मैं कह रहा हूं कुछ केसेस में। इसका मतलब है आपने मेरे जुमले पकड़ने हैं। नॉर्मली का मतलब है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑडिट स्टार्ट होता है बैलेंस शीट डेट के बाद। क्या कहा? अब आप मेरे साथ रिपीट कर दी। ऑडिट, वो ऑडिट दैट स्टार्ट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। अब लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। मैं भी लड़का ही हूं भाई, 28 साल में लड़का हूं ना मैं। ये मुझसे कह रहा है सर क्या ऑडिट बैलेंस शीट डेट से पहले स्टार्ट हो सकता है? क्या सवाल किया इसने? सवाल करो पूरी। सर कैन दी ऑडिट स्टार्ट बिफोर द बैलेंस शीट डेट? यस, एक ऑडिट बैलेंस शीट डेट से पहले भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट। जनाब ऑडिट की क्लास शुरू हो चुकी है और जार्गन्स का छिड़काव जारी है, ठीक है जी। वो ऑडिट जो ईयर एंड से पहले स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, और वो ऑडिट जो बैलेंस शीट डेट के बाद स्टार्ट होता है उसको कहते हैं फाइनल ऑडिट। सर ये बताएं पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज जहां पर प्रेशर होता है, तो हम ऑडिट बैलेंस शीट डेट से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कहीं 1.5 महीना पहले, कहीं 2 महीना पहले, दुबई वगैरह में 3 महीना पहले, 4 महीना पहले हम ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं ताकि ईयर एंड के बाद जो प्रेशर है वो कम हो जाए। एक जमाने में स्कूल्स और कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम हुआ करते थे, फिर हम प्रीलियम देते थे, फिर हम फाइनल पेपर देते थे। सर ये प्रीलियम का क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये मिड टर्म एग्जाम क्यों होते हैं? ताकि अगर मिड टर्म होंगे तो आप उस वक्त तक के जो आपने सिलेबस कवर किया है उसकी तैयारी हो जाएगी। अगर दरमियान में एग्जाम नहीं होंगे तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो फाइनल एग्जाम में जाकर धुस बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरह ईयर एंड के बाद ताकि प्रेशर ना आए हमने ऑडिट को पहले स्टार्ट कर दिया। भारत ये आगे टॉपिक में आएगा, आगे कवर करेंगे। आगे चलते हैं जी। तो यहां से कहानी स्टार्ट हुई एक्सटर्नल ऑडिटर्स की। बात समझ आएगी? अच्छा अभी आगे करेंगे क्या वो जरा समझे बात को आप तमाम बच्चे। जरा एक बात अहम नोट कर लें, सर ऑडिट के आखिर में क्या होता है? अभी देखें, अभी तो सेकंड क्लास है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सर ऑडिट के आखिर में क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द निचोड़, व्हाट इज द डिलीवरेबल? दावत जितनी भी शानदार हो, चाहे वो सदाबहार बैंक्वेट में हो या गुले बहार में हो या मरहबा में हो या कहीं और हो, व्हाट इज, हाँ ये चीज, खाना कैसा था यार? बैंक्वेट तो यार बहुत एसी अजीब से था, इतने सारे लोग थे, ऐसी धक्कम धक्की थी, बट यार फूड वाज लाइक वाओ। एंड बात क्या हो रही है? पाकिस्तानी कौम कहां फोकस कर रही है? हमारा मकसद हयात क्या है? हम दुनिया में क्यों आए हैं? पूरे कोविड में हमने क्या किया? हमारा जीना मरना क्या है? दूल्हा बहुत ही बोंगा लग रहा था, कोट देखा था ऑरेंज कलर का यार, बट द फूड वाज लाइक वाओ। अबे वो ऑरेंज पहन के तस्वीरें खिंचा रहा है, तुम प्रॉन्स पे टूटे पड़े हुए हो, ठीक है जी। इसका मतलब है किसी भी दावत का हुसूल क्या है? खाना। तो ऑडिट का हुसूल क्या है? कहो ऑडिट रिपोर्ट, कहो ऑडिट रिपोर्ट। ये वो कागज का टुकड़ा है जिस पर ऑडिटर ये कहेगा, लिख के देगा, मैंने ऑडिट किया, मैंने ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने ऑडिट किया, और मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो ठीक थे या नहीं थे, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं बड़ी अहम। मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, जितना मैं प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा ना आपको, मैं आपसे कहूं देखो वो एक पहाड़ था, देखो पहाड़ जो है ना वो यूं करके होता है और पहाड़ पे पत्थर भी होते हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं कैसा होता होगा। मैंने कहा है देखे सामने पहाड़ है, बोलेंगे हाँ सही कह रहे थे आप। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। सर ये कंपनी कौन सी है? एग्री ऑटोज। सर ये करती क्या है? ये हबीब ग्रुप की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। ये जितने पाकिस्तान में हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनको सप्लाई करते हैं शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन, ठीक है जी। ये अगर मैं कंपनी का आपको थोड़ा सा एक दिखाऊं, ये कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। जितनी गाड़ियां हम चला रहे हैं, होंडा, इंडस, किया, पार्क सुजुकी, अट्रम शट्रम, उनको ये पार्ट सप्लाई करते हैं। इनके बगैर गाड़ियां अधूरी हैं, ठीक है जी। ये गाड़ी में क्या क्या है सप्लाई कर रहे हैं, ये पिक्चर आ गई, ठीक है। ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है। एज अ स्टूडेंट ऑफ ACCA आपको एनुअल रिपोर्ट में पता हो कि उसमें क्या आता है। अगर एक क्वालिफाइड ACCA को, या अगर आप पहुंच गए SBR में, SBL में, और आपको नहीं पता कि व्हाट द हेल इज एनुअल रिपोर्ट,
तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन योर टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। यू मस्ट ट्राई टू स्टडी, कुछ समझ आएंगी। नोटिस ऑफ एजीएम आ गया हमारे पास, इसमें जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स इसके अंदर आ गई, ठीक है जी। कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, चेयरमैन रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कंपनी की सीएसआर एक्टिविटीज, ब्ला ब्ला ब्ला। जो बात इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कागज है, ये वो कागज है जिसके लिए हमने पूरी महफिल सजाई है और आप जैसे हसीन लोग हमने जमा किए एक छत के नीचे। उफ, क्या उर्दू बोलता हूं मैं। जरा अपनी मैक्सिमम आवाज में जरा पढ़ने क्या लिखा हुआ है, जहां मेरी उंगली रखी हुई है। ठीक है जी, जी सर आप जरा ट्राई करेंगे। वो खातून थी, आप एक मर्द हैं जी। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जी, क्या सुना? इंडिपेंडेंट। हाँ, ये कौन किससे बात कर रहा है? एग्री ऑटोस के एक्सटर्नल ऑडिटर, एग्री ऑटोस के शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है टू मेंबर्स, वो मेंबर बोले तो ठीक है जी। अब ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है ये तो बात की बात है, ठीक है। अब ये पहला पेज, इत्तेफाक इतनी बार ये किताब खोली गई है कि कागज भी हाथ में आ गया। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और पांचवा पेज। पांचवें पेज पर आकर EY का सिग्नेचर आ रहा है, लिखा हुआ EY फोर्ड रोड्स, कराची ऑफिस, डेट 13 सितंबर 19। ये रिपोर्ट कब साइन हुई है? ये रिपोर्ट साइन हुई है 13 सितंबर 2019 का। और डेट ऑफ रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है, ये वो डेट है, ये वो डेट है जब एक्सटर्नल ऑडिटर ने ये कागज पे लिख के दिया कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू या अदरवाइज। जरूरी थोड़ी है कि अकाउंट सही बने हुए होंगे। सर ये जो जुमला बार बार ट्रू एंड फेयर का कह रहे हैं, सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये जुमला भी मुझे बताएं कहां लिखा हुआ है। ये आ रहा है ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है। मैं कीवर्ड्स पढ़ रहा हूं। इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड रिस्पेक्टिवली गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये है हमारा कंक्लूजन, ये है हमारा डिलीवरेबल। सर इस पूरी गुफ्तगू में आप समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ऑडिट के आखिर में हम जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं वो इस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन जाती है। और ये एनुअल रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे सूबे हैं, जितने हमारे शहर हैं, जहां जहां शेयर होल्डर हैं, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या मेजॉरिटी है, गोरा है, काला है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, उसके एड्रेस पर ये एनुअल रिपोर्ट मौसूल होगी, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंचाई जाएगी और वो खोल के देखेगा। और अगर वो थोड़ा समझदार हुआ और वो पढ़ा लिखा हुआ तो वो, और अगर वो मेरी तरह चालाक भी हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हुआ, तो वो जाकर सबसे पहला कागज खोलेगा ऑडिट रिपोर्ट का और वो कहेगा हाँ भाई अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर वो कहेगा आहा, अब वो एक रिलैक्स जोन में चला गया। और अगर यहां होता कि अकाउंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो एक चीख की आवाज आती ऐसे करके। इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? ये हमारा एंड है। ये इस ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए हमने ये महफिल सजाई है और हम ये सिलेबस पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ आई है? इसका मतलब है ये एंड प्रोडक्ट है। और ये कौन, ये रिपोर्ट किसने बनाई है? एक्सटर्नल, ठीक है। ये यूं कहें कि ये ऑडिट किसने किया है? ऑडिट फर्म ने। रिपोर्ट साइन कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। क्या बोल रहे हैं? चलो जुमले रिपीट करो। कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल वो लोग जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सटर्नल जो बाहर से आ रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मैंडेटरी ऑडिटर्स, मुख्तलिफ सिनोनिम्स हैं। सर हम क्लास में किस नाम से पुकारेंगे? हम कहेंगे एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। हजरत यहां हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं। ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। डायग्राम को नोट करें और जो आपको समझ आया वो अपने ओन वर्ड्स में नोट करें। टेक 2 मिनट्स। जी हजरत, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं बताने जा रहा हूं सर ये ऑडिट में करते क्या है। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, ये सवाल मैं कर रहा हूं, ये ऑडिट में करते क्या? सवाल करो, ऑडिट में क्या करते हैं? हम ऑडिट कर रहे हैं केनवुड पाकिस्तान का, हम ऑडिट कर रहे हैं डॉलर्स का, हम ऑडिट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे आईफोन कंपनी का, हम ऑडिट कर रहे हैं गूगल कंपनी का, हम ऑडिट कर रहे हैं सीमेंस का, हम ऑडिट कर रहे हैं प्रोक्टर एंड गैम्बल का, हम ऑडिट कर रहे हैं कोलगेट पाम ऑलिव का। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं हम ऑडिट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करने गए होंगे? चले जी, अब आप मेरे साथ रिपीट करें। सर हम सेल्स वेरीफाई करेंगे, सर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई करूंगा, सर मैं उनके एक्सपेंस वेरीफाई करूंगा, सर मैं एक्सपेंसेस वेरीफाई करूंगा, सर मैं सैलरी एक्सपेंस वेरीफाई करूंगा, सर मैं उनका कैश गिन लूंगा, सर मैं इन्वेंट्री वेरीफाई करूंगा,
सर मैं उनका क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर लूंगा। सर जो साल में आपने एसेट्स परचेज किए, जो आपने एसेट बेचे, सर मैं उनको वेरीफाई कर लूंगा। सर मैं ये कर लूंगा, सर मैं वो कर लूंगा। ये क्या बता रहा हूं मैं? ये हम बता रहे हैं हम ऑडिट में क्या करेंगे। हल्का सा टीजर दिया मैंने, अब मैं इन्हीं जुमलों को अंग्रेजी में रिपीट करता हूं, आप रिपीट करेंगे, ठीक है? वी विल वेरीफाई सेल्स वेदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। वी विल वेरीफाई various agreements with customers or suppliers. We will verify expenses, salary expense, rent expense, marketing expense, finance cost, and multiple other expenses. We will verify cash at bank. We will request the client to give us bank statements, bank reconciliations, journal ledger, trial balance, because we are conducting an audit of financial statements, जिसका मतलब है दौरान ऑडिट एक ऑडिट फर्म या ऑडिटर्स P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे होंगे। कुछ समझ आया? अब मैं एक और 5 मिनट की गेम खेलता हूं आपके साथ। 5 मिनट की एक और गेम खेलता हूं। भाई नाम बताएं अपना। शहाब, ठीक है जी। आई विल ट्राई टू मेमोराइज फ्यू नेम्स, ठीक है जी। साकिब, ठीक है जी। साकिब और मैं ऑडिट करने गए सीमिस पाकिस्तान का। साकिब मेरा असिस्टेंट है और मैंने कहा साकिब आपने वेरीफाई करनी है सेल्स। सर तो साकिब किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा जिनका ताल्लुक किससे होगा? सेल से होगा। कस्टमर ने सीमिस पाकिस्तान को ऑर्डर दिए होंगे, फिर सीमिस पाकिस्तान ने सेल्स ऑर्डर इशू किए होंगे, फिर सीमिस पाकिस्तान ने माल बेचा होगा, तो गेट पास बना होगा, तो डिलीवरी नोट बना होगा, तो GDN बना होगा, तो इनवॉइस बनी होगी, तो फिर इनवॉइस से कुछ पेमेंट आई होगी, कुछ पेमेंट नहीं आई होगी, जिसका रिमाइंडर लेटर भेजा होगा, फिर फॉलोअप कॉल की होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या मैं सेल्स से जुड़े रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं? जब तुम ये वेरीफाई कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? सर मैं ऑडिट कर रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त जो हेड ऑफ अकाउंट कर रहा हूं वो सेल्स है। मैं चाह रहा हूं अगले 10 मिनट में ना आप लोग मैच्योर हो जाओ, एकदम बड़े हो जाओ, चीता बना दूंगा। शहाब वेरीफाई कर रहे हैं कैश एट बैंक। सर 2 चीजें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड क्या? जो कंपनी के गले में ईयर एंड पर मौजूद था। सपोज करो 1 लाख पड़े में। सवाल आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह फॉर्म में, मुझे बताएं कैश इन हैंड को कैसे वेरीफाई करेंगे? सर हम लोग वो कैश इन हैंड का जो होता है सर्टिफिकेट ले लेंगे। कैसे लोगे? क्या करोगे? मुझे प्रोसीजर बताओ। काउंट कर लेंगे। भाई मैं आसान बात पूछता हूं, मुश्किल बात तो मैं करता ही नहीं ऑडिट में। अम्मी ने मना किया मुझे, सुबह अम्मी ने मुझे बोल के भेजा है अच्छा पढ़ाना। मैंने कहा ओके मामा, अल्लाह हाफिज, आई लव यू टू। मैंने मामा से कहा ठीक है। यार एंड पर कैश को क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, जैसे मेमन गिनता है। और यकीन करें नोट गिनने का अपना ही मजा है। यकीन करें अल्लाह पाक ने नोट में ना हुस्न रखा हुआ है। यकीन करें आप, अपने हो तो ना। अच्छा कभी कभी गैरों का भी अपना ही मजा है। ला देना 1 लाख की गड्डी। इसका मतलब है यार एंड पर कैश गिनना है। साकिब क्या है? इट्स अ प्रोसीजर। कौन प्रोसीजर है? अब आप वेरीफाई कर रहे हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश बुक के 2 कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और एक बैंक अकाउंट चल रहा है। मुझे बताएं कि कैश एट बैंक को वेरीफाई करने के लिए तुम क्लाइंट से क्या क्या कागज मांगोगे? बैंक स्टेटमेंट, वेरी गुड। बैंक रिकंसिलिएशन, कैश बुक का एक्सट्रैक्ट, जर्नल लेजर का एक्सट्रैक्ट, बैंक रिकंसिलिएशन, अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट, अनक्लियर्ड चेक्स की लिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा होगा? ये डॉक्यूमेंट्स जो आप मांग रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? सर मैं ऑडिट करने गया हूं। तो तुम ऑडिट में आजकल कौन सा हेड ऑफ अकाउंट कर रहे हो? सर मैं आजकल कैश एट बैंक कर रहा हूं। जबरदस्त। आपका नाम, स्पेलिंग क्या है? आप वेरीफाई कर रही है फिक्स्ड एसेट्स। आप और मैं ऑडिट कर रहे हैं 3M पाकिस्तान का, जो ये इस तरह के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल करते हैं, जिनका लगा हुआ मल्टीमीडिया। 3M के डिफरेंट प्रोडक्शन, जिनमें प्रोजेक्टर्स भी हैं, मल्टीमीडियाज भी हैं। आप वेरीफाई कर रही है फिक्स्ड एसेट्स। शी इज वेरीफाइंग फिक्स्ड एसेट्स। नाउ यू टेल मी, फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए एज एन ऑडिटर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से मांगोगे? नेम एनी वन ऑफ देम। कोई एक कागज बताएं जी, एनीबॉडी। साल में जो एसेट परचेज की उनका परचेज ऑर्डर होगा। साल के शुरू में कोई एसेट का बजट बना होगा, वो क्लाइंट से बजट ले लेंगे। जो एसेट आपने परचेज किए होंगे उनकी कोई GRN बनी होगी,
उनकी सप्लायर से इनवॉइस आई होगी, वो फिजिकल कहीं रखे हुए होंगे, उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, और हो सकता है आपने उनकी इंश्योरेंस कराई होगी, उसका इंश्योरेंस का कोई एग्रीमेंट होगा, ईयर एंड पर क्लाइंट के पास एक लिस्टिंग होगी कि इस वक्त हमारे पास व्हीकल्स ये है, प्लांट एंड मशीनरी ये है, लैंड एंड बिल्डिंग ये है, कोई एसिड का ब्रेकअप होगा, कोई लिस्टिंग होगी, वो हम क्लाइंट से मांगेंगे। हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आपने पिछले साल के मुकाबले में 30% एसिड इस साल परचेज किए, तो इसकी क्या वजह है, आपने एसिड्स क्यों परचेज किए, ऐसा क्या था। मैं क्लाइंट से रीजनिंग लूंगा। ये कर रही है सेल्स का हेड। मैंने इनसे कहा कि जाके जरा पूछें डायरेक्टर सेल्स से कि इस साल सेल्स बढ़ने की वजह क्या है। तुम हाथ में राइटिंग पैड और कागज लेके पेन लेके क्लाइंट के पास चले गई, एंड यू आस्क द क्लाइंट प्लीज टेल मी व्हाई द सेल्स हैव इंक्रीज एज कंपेयर टू 30% ऑफ लास्ट ईयर। अब क्लाइंट तुम्हें रीजनिंग दे रहा है। ये जब हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं ये एक्सपेंस कैसे बढ़ गए, ये सेल क्यों बढ़ गई, ये कैश एडवांस क्यों कम हो गया, ये जीपी मार्जिन कैसे बढ़ गया, ये आपका कैश फ्लो आउट क्यों हो रहा है, ये लोन जो आपने कहां से लिया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो हम क्लाइंट से क्वेश्चंस कर रहे हैं साकिब भाई, वी आर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट एज पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑडिट। कुछ समझ आया हजरत? फिर 1 मिनट दे रहा हूं, इस पूरी गुफ्तगू में जो समझ आया नोट करें। शाबाश शाबाश। कोई एक जुमला लिख रहे हैं, 2 जुमले लिखे, शाबाश, कम ऑन जी हजरत। आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने? ENY। क्या लिखा हुआ है मैंने? PSO। ठीक है। अब जो अगले 10 मिनटों में मैं बताने जा रहा हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये ऑडिट फर्म है क्या? ये ऑडिट फर्म है। ये जो ऑडिट फर्म होती है ना, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, PwC है, ENY है, KPMG है, डिलॉइट है, रहमान सरफराज है, BDO है, शेखा मुफ्ती है, हारून जकरिया है, मल्टीपल फर्म्स है हमारे पास। ठीक है, ये होती है पार्टनरशिप फर्म्स। क्या होती है ये? पार्टनरशिप। अगर मैं कंपेयर करूं ENY को सीमेंस पाकिस्तान से, तो सीमेंस पाकिस्तान इज नॉट एन ऑडिट फर्म, इट्स एन इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं शाह से सवाल करता हूं, शाह आजकल आप कहां जॉब कर रहे हैं? शाह ने कहा सर मैं सीमेंस पाकिस्तान में। ठीक है, मैंने कहा आप कहां जॉब कर रही हैं? और सर मैं फर्म में हूं। तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और तुम फर्म में काम कर रही हो। क्या कहा मैंने? आप ऑडिट फर्म में और आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मैंने कहा आप कहां काम कर रहे हो? सर मैं मीजान बैंक में होता हूं, आप भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। बेटा आप कहां काम कर? सर मैं PSO में होता हूं, आप भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। बेटा आप कहां होती हो? सर मैं KPMG में हूं, आप ऑडिट फर्म में हो। इसका मतलब है एक है ऑडिट फर्म और एक है इंडस्ट्री। ये फर्क समझ आ गया? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम बात करें PSO की, सीमेंस की, तो वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें होता है चेयरमैन और एक होता है CEO। इन कॉन्ट्रास्ट ऑडिट में ऐसा नहीं होता है, एक ऑडिट फर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑडिट फर्म में वी हैव पार्टनर्स। अब ये पार्टनर कौन होता है ये थोड़ी देर में बदल जाएगा आपको। ये जो ऑडिट फर्म की टॉप हायरार्की है इसको कहते हैं ऑडिट पार्टनर्स। क्या बोलते हैं इसको? सर जिस तरह कन्वेंशनल कंपनी में CEO होता है या चेयरमैन होता है, तो क्या ऑडिट फर्म में भी कोई एक कप्तान होता है? यस। पूछो कौन होता है? पूछो कौन होता है? उसको कहते हैं कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, CMP। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं टेरिटरी लीड पार्टनर। ENY में इस वक्त जो CMP हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, आसिम सिद्दीकी साहब हैं इस वक्त। पूरे EY पाकिस्तान के वो हेड हैं। नाउ इमेजिन कि क्या उनका लेवल होगा। अगर मैं बात करूं फर्गूसन की, तो वी हैव वन टेरिटरी पार्टनर का नाम है सलमान। ही इज द टेरिटरी लीड पार्टनर। इसका मतलब है दोनों ऑडिट फर्म में और एक कन्वेंशनल इंडस्ट्री के अंदर डेजिग्नेशंस का फर्क है। ये ऑडिट फर्म है, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में तमाम बैंक्स, तमाम इंश्योरेंस, लीजिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सब आ गया। तो अगर आप फ्यूचर में कहीं जॉब की बात करेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा आपने जॉब कहां करनी है? आपने कहा सर मुझे कहीं ऑडिट फर्म में प्लेस करने हैं आप, तो बात कुछ और है। एंड इफ यू टेल मी सर मुझे इंडस्ट्री में कहीं प्लेस कर दें, तो बात कुछ और है। ये फर्क समझ आया? ठीक है जी, ये फर्क समझाए बगैर हम आगे चल नहीं सकते थे, तो मैंने समझा दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं काम की बात के ऊपर, मजीद काम की बात के ऊपर आ रहा हूं। क्या लिखा मैंने? ऑडिट फर्म कहें, इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म कहें, स्टैट्यूटरी फर्म कहें, एक बात है। ENY ऑडिट कर रही है किसका? थोड़ा आवाज में जान लें। ENY ऑडिट किसका कर रही है? PSO। बैलेंस शीट डेट क्या होगी भाई?
दिसंबर 31st 2020। ठीक है जी। सर पीएसओ को क्या कहेंगे? सर पीएसओ को हम ऑडिट क्लाइंट भी कह सकते हैं। क्या कहा? पीएसओ को हम ऑडिट क्लाइंट भी कह सकते हैं, हम सिर्फ क्लाइंट भी कह सकते हैं, हम कस्टमर भी कह सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेहतर वर्ड क्या है? ऑडिट लाइन। ऑडिट फर्म कहो, ऑडिट फर्म, ऑडिट लाइन। फिर रिपीट करें, ऑडिट फर्म, ऑडिट लाइन। EY पीएसओ को ऑडिट कर रही है, इसका मतलब है एक ऑडिट फर्म किसका ऑडिट कर रही है? ऑडिट लाइन, जिसका नाम क्या है? पीएसओ, फॉर द ईयर एंडेड। जरा पहले जार्गन से सेट हो जाए। ठीक है जी। अब EY के पास तो कई क्लाइंट्स हैं, सुनिएगा बात। हमारे पास पीएसओ भी है, हमारे पास PIA भी है, हमारे पास मीजान बैंक भी है, हमारे पास यूनिलेवर्स भी है, हमारे पास शेल पाकिस्तान भी है। वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, वी हैव वेरी गुड पोर्टफोलियो। सर क्या आप केएनएस में सिर्फ ऑडिट ऑफर करें? नहीं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं, टैक्सेशन भी है, अच्छा पोर्टफोलियो हमारा। वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू ऑफर बिकॉज वी हैव मल्टीपल फैकल्टी मेंबर। सिमिलरली एक फर्म के पास क्या है? कहो मल्टीपल क्लाइंट्स। आपके जुमले ना मुझे मोटिवेट करते हैं, आपने मेरे साथ बोलना है। वी हैव मल्टीपल क्लाइंट जिनका हम कर रहे हैं ऑडिट। किसी का ईयर एंड जून है, किसी का सितंबर है, किसी का मार्च है, किसी का दिसंबर 31। इन पाकिस्तान नॉर्मली वी हैव 2 ईयर एंड्स। वी हैव जून 30th एंड वी हैव दिसंबर 31st। नॉर्मली जो बैंक्स का ईयर एंड जो पाकिस्तान में है, जो नॉर्मली पाकिस्तान का बैंक्स में ईयर एंड है, दैट इज दिसंबर 31st। ठीक है जी। हमने अपनी जिंदगी आसान करी। हमने कहा इस क्लास में जब मैं बैलेंस शीट डेट कहूंगा, जब मैं ईयर एंड कहूंगा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? दिसंबर 31st। ठीक है ना? आर वी ऑन द सेम पेज नाउ? ठीक है, परफेक्ट। अब मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं। सर ये जो ऑडिट जाकर करेंगे वो कौन लोग हैं? सपोज करें पीएसओ पर हमने 10 बंदे भेज दिए। कितने बंदे? 10 बंदे भेज दिए। ये जो 10 बंदे जाकर ऑडिट कर रहे हैं, ये कहलाता है ऑडिट टीम। क्या कहलाता है ये? ऑडिट टीम। क्या कहलाता है ये? ऑडिट टीम। ठीक है जी। इसको ऑडिट टीम का है, इसको इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम का है, एक बात है। ठीक है जी। कुछ साल पहले ऑडिट फर्म का नाम मजीद रिफाइन हो गया। नाउ अक्रॉस द ग्लोब इसको कहते हैं अश्योरेंस फर्म। क्या बोलते हैं इसको? तो ऑडिट फर्म इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द वर्ड अश्योरेंस फर्म। क्या कहा मैंने? अश्योरेंस। अगर इसको अश्योरेंस फर्म कह रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? अश्योरेंस क्लाइंट। क्या बन जाएगा? अश्योरेंस। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है दोस्तों? ऑडिट एंड अश्योरेंस। सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अश्योरेंस का मतलब क्या है? हाँ, अभी नहीं बताया है, अभी सेकंड क्लास है, सारे बम इकट्ठे नहीं गिरा सकता। ठीक है जी। सारे कारतूस आज इस्तेमाल कर दूंगा तो भाग जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है जी। तो अगर ये अश्योरेंस फर्म है तो इसको क्या कह रहा हूं मैं? अश्योरेंस क्लाइंट। नोट कर ले, शाबाश। अब नोट कर ले, मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेकंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। ये स्केच प्रॉपर बनाए, शाबाश, एंड विल मूव फॉरवर्ड देन। जी हजरात, ये हमने बेसिक्स मजीद कवर की। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि एक ऑडिट फर्म में काम होता कैसे है। एक ऑडिट फर्म में हमारे पास क्या, यूं कहें कि हमारे पास हायरार्की क्या होती है। जब हम फर्म ज्वाइन करते हैं तो वो डेजिग्नेशन क्या होता है, और हमने जाना है कहां? फर्म के लास्ट डेजिग्नेशन के ऊपर, जो कि कहलाता है ऑडिट फर्म का पार्टनर। आए देखते हैं जी। अब यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो आपने मुस्कुराना भी होगा, आप एंजॉय करेंगे। जब आप एक ऑडिट फर्म ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट दैट आर जॉइनिंग द फर्म। एक वो जो सीए करके आ रहे हैं, और एक वो जो इसी करके आ रहे हैं। जो सीए करके आ रहे हैं वो ऑडिट फर्म ज्वाइन करते हैं सीए इंटर करने के बाद। पहले एक जमाने में कैफ 1 से कैफ 9 था, तो वो कैफ 9 के बाद ज्वाइन करते थे। अब आईकैफ की स्कीम रिवाइज हो गई है, अब कैफ 1 से कैफ 8 है। पहले भी 9 ऑडिट था, आज कैफ 8 जो मैं पढ़ाता हूं वो भी ऑडिट है। अब हम ज्वाइन करते हैं कैफ 8 करने के बाद। इसका मतलब है जो बच्चा सीए की स्ट्रीम से आ रहा है वो सीए इंटर करने के बाद ज्वाइन करता है। और एक जमाने में जो एसीसीए का रूट था, वो बहुत सारे बच्चे F9 पास करके फर्म ज्वाइन करते थे। अब डिफरेंट फर्म्स की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब भी वो हायर करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन एसीसीए एफिलिएट बनने के बाद। अगर आपको मौका मिलता है जी सर मेरा रेफरेंस है या मेरा इत्तफाक है, मेरा हो गया और मुझे इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, तो हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। हम रिकमेंड नहीं करते, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एसीसीए के आखिरी पेपर्स दे दें, फिर आप बेशक ज्वाइन कर लें।
ताकि गॉड फॉरबिड अगर कोई पेपर अनफॉर्चुनेटली फ्लंक हो जाए तो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा ना, तो फर्म में रहते भी, क्योंकि वहां टाइमिंग बड़े टफ होते हैं। 9 to 7 तो मिनिमम होता है, 9 to 7, 9 to 8, 9 to 9, 9 to 10, प्रेशर पीरियड 9 to 12, 9 to 2 AM। हम रात को 4 बजे भी घर आए, हम 24 घंटे भी क्लाइंट पर हैं, हमने बड़ी स्ट्रगल की है, क्योंकि ऑडिट फर्म में ना जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता बहरहाल। तो मैं रिकमेंड करता हूं तमाम अपने सुनने वालों को कि आप अगर ऑडिट फर्म जाने का इरादा रखते हैं तो आप कोशिश करें कि या तो आप एसी से क्वालिफाई करें, एफिलिएट बन जाएं, या आखिरी पेपर दे के फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 2 रूट हो गए, एक हो गया सीए का रूट और एक हो गया एसीए का रूट। मैं आपको बता रहा हूं पहले सीए का रूट, फिर मैं आपको बताऊंगा एसीए का रूट क्या। ठीक है जी। जब हम फर्म ज्वाइन करते हैं, जो सबसे पहला डेजिग्नेशन होता है वो होता है ऑडिट जूनियर। क्या होता है जी? ना पैसे होते हैं और ना इज्जत होती है, और इज्जत कभी आ भी गई तो 1 घंटे में चली जाएगी। इसका मतलब है इज्जत आ रही जा रही, कुछ पता नहीं कब आ रही है और कब नॉर्मली जा रही होती। ठीक है भाई। तो जो पहला डेजिग्नेशन है हमारे पास वो है ऑडिट जूनियर का। जनाब, जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी EY के अंदर, उस जमाने में वो सिद्धार्थ इधर थी, तो मुझे याद है मेरे 1-2 पर्चे सीए के इंटर के बाकी थे, तो आई स्टार्टेड एज अ अनरजिस्टर्ड ट्रेनी, और जो मेरा पहला स्टाइपेंड था वो बहुत बड़ा अमाउंट था, 1100 रुपए। कितना था जी? 1100 रुपए। इस वक्त अगर आप सी इंटर के ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल में आईकेप का जो मिनिमम स्टाइपेंड है वो तकरीबन 14,500 साढ़े 15,000 ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल में 15 है, कहीं 15.5, बहरहाल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन 15 के आसपास है। कम से कम बेसिक खर्चे तो इंसान निकाल ही सकता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारे अपने पर्सनल खर्चे हैं या तुम किसी को पाल पोस भी रहे हो। ठीक है जी। वक्त भाई आगे बढ़ा जी। साल भर बाद, 1.5 साल बाद आपकी हो गई प्रमोशन, आप थोड़ा आगे बढ़ गए, अब आप बन जाएंगे सेमी सीनियर। आहा, क्या बन गए जी? थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई और थोड़े से पैसे बढ़ गए। ठीक है जी। राजू अभी जेंटलमैन नहीं बना है, अभी राजू जेंटलमैन नहीं बना है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। जब हमने सीए स्टार्ट किया था उस जमाने में आर्टिकलशिप 4 साल की थी, अब आप ज्वाइन करेंगे तो आर्टिकलशिप कितने साल की है? 3.5 साल की है। तो मैं जो आपको ये सफर बता रहा हूं, ये कितना बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा हूं 3.5 साल का सफर बता रहा हूं। ऐसा ही है सर? ठीक है जी। हमारे वक्तों में हम जूनियर से सेमाय बनते थे तकरीबन 1.5-2 साल के बाद, क्योंकि उस टाइम आर्टिकलशिप कितने साल की थी और अब कितने साल की है? 3.5। तो अब आप जूनियर से सेमाय बन जाएंगे तकरीबन समझेंगे 12 महीने बाद। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं। एवरेज बंदा, मतलब समझे जो बंदा नॉर्मल काम करता है वो 12 महीने में बन जाएगा सेमी सीनियर। ठीक है। कुछ पैसे बढ़ जाएंगे, मगर में 18-20 हो जाएंगे, और आपको जो है ना वो जो जिम्मेदारी है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। वक्त भाई आगे बढ़ा, अब आप बन गए सीनियर। क्या बन गए भाई? अब आप बन गए सीनियर जनाब। फिर थोड़े से पैसे बढ़ गए और फिर थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। जब आप सीनियर बनेंगे, जब आप सीनियर बन रहे होंगे या बन चुके होंगे, तो या तो आपने सीए फाइनल के पेपर दे दिए होंगे, या तो पास कर लिए होंगे, या कई बार दे के फेल हो चुके होंगे। अजीब सी कश्मकश में होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ किस करवट बैठेगी, जाऊं तो कहां जाऊं। एक तरफ उसका फॉलो अप, डैडी मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं, मेरे बस में नहीं है, जाने दो उसको, मत तबाह करो उसको, तुम पहले अपने पेपर पे फोकस करो। बात समझ आ रही? ठीक है जी, आगे चलें जी। अच्छा, अब यहां पर एक मसला है सर। वो मसला क्या है? अगर मिसाल के तौर पे सर हमारे पास, अगर हम आईकेप की बात करें तो हमारे पास फाइनल में 8 एग्जाम्स है। वी हैव CFAP एंड देन वी हैव MSA। ठीक है जी। 6 पर्चे यहां हैं और 2 पर्चे यहां हैं। अगर किसी बंदे ने विद इन आर्टिकल्स ऑफ 3.5 ईयर्स, ACCA के आर्टिकलशिप कितने साल की है और आईकेप की कितनी है? 3.5 साल की है। ठीक है। अगर किसी ने 3.5 साल में 8 पर्चे निकाल लिए विद इन आर्टिकल, अगर किसी ने 8 पर्चे निकाल लिए, तो मेरे ख्याल में अगर मैं अप्रोक्सीमेट बताऊं तो इस वक्त जो आईकेप का स्टाइपेंड राइटिंग ग्रेड 40 और 50+। अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अभी आप जॉब पे नहीं लगे। ठीक है। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, मैं एक जगह बीच में छोड़ रहा हूं, अगर आपने यहाँ क्वालिफाई कर लिया और आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, तो और अगर आपको फर्म ने जॉब ऑफर कर दी, जो पहला डेजिग्नेशन है वो है असिस्टेंट मैनेजर। क्या बन जाएंगे आप? असिस्टेंट मैनेजर। जनाब सर तनख्वाह कितनी मिलेगी? सर क्या पे स्केल चल रहा है इस वक्त? तकरीबन समझे कि कहीं 90+ है, कहीं 100,000 है, कहीं 110 है, लेकिन एज आई स्पीक अब सैलरीज बढ़ गई हैं, तो कहीं 120 है, कहीं 130 है, और कुछ फर्म जो है वो बंदा देख के 140 भी दे रही हैं। तो एक स्लैब हमारे पास है, आप सेफली कह सकते हैं
समवेयर बिटवीन 90 एंड 130 और समवेयर बिटवीन 100K to 140K। सर क्या यहाँ गाड़ी मिलेगी? डिपेंड करता है। अगर आप 3 साल का उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपको मिल जाएगी गाड़ी। राजू बन गया जेंटलमैन। राजू होंडा सिविक नहीं चलाएगा, राजू सिटी भी नहीं चलाएगा, राजू चलाएगा ऑल्टो। सर मैं नहीं खेल रहा, तुम्हें खेलना पड़ेगा। उसमें भी सीएनजी लगी हुई है। अब आप पुल पे जा रहे हैं, आपकी हट रही है। गाड़ी चलाऊं, डेक चलाऊं, सीएनजी चलाऊं, क्या चलाऊं? ठीक, आगे चलो। सर असिस्टेंट मैनेजर कितना साल रहेंगे आप? असिस्टेंट मैनेजर आप रहेंगे तकरीबन को 2-2.5 साल। एक नॉर्मल जो प्रमोशन होती है वो होती है तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, जिसके बाद आप बन जाएंगे मैनेजर। क्या बन जाएंगे भाई? मैनेजर। हो सकता है सर सैलरी क्या होगी यहाँ पर? जो मैनेजर होगा उसकी सैलरी कुड बी समवेयर बिटवीन 140 to 170K और गाड़ी वही रहेगी। हो सकता है कि आपको कल्टस भी दे दी जाए। बहरहाल ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट का साइन किया है, डिपेंड करता है कितने साल की आपने उनको कमिटमेंट दी है। और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। साकिब वैसे ही है, ठीक है आगे चले। सर मैनेजर बनने के बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ा और अब राजू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा जेंटलमैन बनता जा रहा है। ठीक है जी, अब आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। क्या बन जाएंगे? और सीनियर मैनेजर बनते ही मैंने अपनी फर्म से कह दिया कि मैं ते हांडा ही लेसा, मैं ते हांडा ही लेसा। अब मुझे मिलेगी हांडा सिटी। अब तू ससुराल होंडा सिटी में जाएगा, तेरा बरम पड़ेगा, तेरा रोप पड़ेगा। वो सुसर जो गेट पे लेना नहीं आता था वो अब आएगा, क्योंकि तू सिटी ड्राइव करके आ रहा है और तूने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है। ठीक है जी, 12 आगे चले। सर पैकेज क्या होगा? भाईजान यहाँ जो हमारा पैकेज होगा वो आप समझे कि 170 से लेके और आप समझे 2.25 और 2.5 लाख के दरमियान होगा। और तुम इम्तियाज स्टोर से और चेस से अच्छा राशन परचेज करोगे एंड यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वीट हार्ट। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है जी। सीनियर मैनेजर बनने के बाद सर फिर क्या होगा? सर यहां तक नोट करें, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। अब बेसिकली नारा ना चुका है, आगे झील सैफुल मलूक है, रास्ता थोड़ा नाहमवार भी हो सकता है। सर यहां तक नोट करें, हम आगे बढ़ते 2 मिनट के बाद। शाबाश, यहां तक नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। मैनेजर बनने के बाद हम बन गए सीनियर मैनेजर। सर उसके बाद हमारे पास ऑडिट फॉर्म में प्रैक्टिकल पाकिस्तान वी हैव 2 फर्दर रोड्स। एक रोड जा रहा है टुवर्ड्स ऑडिट पार्टनर और एक रोड पार्टनर ही को जा रहा है, लेकिन वो जरा चौरंगी काट के जा रहा है, वो है डायरेक्टर का। अच्छा, अब मेरे तमाम बच्चे मेरी बात सुनिए जरा गौर से। देखेंगे जो ऑडिट फर्म है ना, यहां पर ऊपर आने का और प्रमोशन का एक ही क्राइटेरिया है, मेरिट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन आपकी वो अप्रोच नहीं है। आप एसी जगह मेंबर है लेकिन आप टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, इट्स द वे यू टॉक, इट्स द वे यू वॉक। एक बंदा फर्म में ऐसे चल रहा है, मैं तो कभी हायर नहीं करूंगा, और एक बंदा चल रहा है ऐसे करके। आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं? आपके हैंड गेस्चर्स, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका एग्रेसिव एटीट्यूड, ये बड़ा मैटर करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो हर बंदा यहां तक नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 80% लोग जो हैं, जो हमारे सीए की फील्ड में है, वो सीनियर मैनेजर बनने के बाद यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता और पतला हो गया है। एक रोड पर 3 गाड़ियां यूं और 3 गाड़ियां आ रही और जा रही हैं, रोड बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता रोड पतला होता जा रहा है। अब यहां सिर्फ एक ही गाड़ी का रोड जा रहा है। अगर यहां हमारे पास 15 बंदे हैं और ऊपर एक पोजीशन है, अब मुझे पता है 15 बंदों में से कितने बंदों को पार्टनर बनाना है? आपने एक बंदे को बनाना है। इसका मतलब है 14 बंदे कहां जाएंगे? फिर उनको यहां से इंडस्ट्री मूव होना पड़ेगा। अगर एक बंदा 2.5 लाख के पैकेज पर यहां है ना, सीनियर मैनेजर है, वो भी बिग 4 में या बिग 3 में या बिग 5 में, जो भी आप कह लें आप, वो कम से कम 50,000 के जंप पे जाएगा आगे। और अगर यहां सिटी मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको मिलेगी होंडा सिविक प्रोस्मेटिक। और आप 3.5 सवा 3, अब यहां से आप मीजान बैंक जाएं, यहां से आप एविएशन जाएं, यहां से आप फार्मा जाएं, यहां से आप दुबई मूव हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया खुला हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं सीए फील्ड की बात कर रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वर्किंग इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वी हैव पीपल इन दुबई, वी हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ आवर रिसोर्स इन सऊदी अरब, जो है ना, वो जिद्दा में लोग काम कर रहे हैं, रियाद में है, न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, यू नेम द कंट्री एंड वी हैव आवर आईकेप मेंबर्स ओवर देयर। तो बहुत सारे लोग बाहर भी चले जाते हैं। 1-2 को फर्म ने ऑफर दिया, अगर आप थोड़ा रुक जाएं तो हम आपको बना देंगे पार्टनर।
ये ऑडिट फर्म का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है, ऑडिट पार्टनर। ये वो बंदा होता है जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। क्या कहा मेरे बच्चों? मैं रिपीट करवाता हूं, वो बंदा, वो शख्स जो ऑडिट फर्म में रिपोर्ट साइन करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिट पार्टनर। एक बंदे को आपने पार्टनर बना दिया और दो को आपने कहा जरा 1 साल होल्ड कर लें आप, तो पहले आपको बनाएंगे डायरेक्टर। ये समझें कि एक आपने वैक्यूम निकाला उसके लिए, बंदा लूज भी नहीं करना चाह रहे और पार्टनर बनाने की जगह भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी फर्म्स है वो किसी ग्लोबल फर्म की मेंबर फर्म है, तो आपको अप्रूवल बाहर से चाहिए क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे यूके से कॉल आ रहा है जी कि आप सबर करें, अभी होल्ड करें, अभी आपके पास ना तकरीबन 30 पार्टनर्स है, अभी आपने 2 साल तक किसी को पार्टनर नहीं बनाना है और हम बंदा लूज भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो 2 साल तक उस बंदे को आपने क्या बना दिया? डायरेक्टर। अब आप जब डायरेक्टर बनाएंगे ना तो पैकेज, द सैलरी पैकेज वुड बी समवेयर बिटवीन 5 लाख to 8 लाख रुपीस पर मंथ विद होंडा सिविक। फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्टर रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। क्या कहा? डायरेक्टर रिपोर्ट साइन, ये बहुत बड़ा फर्क है। डायरेक्टर रिपोर्ट साइन 2 साल में आपने उस बंदे को, 1 साल में, 1.5 साल में उस बंदे को आपने क्या बना दिया? ऑडिट फर्म का पार्टनर। या डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से क्या बन गया? वो पार्टनर। अब पार्टनर बनने के बाद ना जो सैलरी पैकेज है उस पे ना बड़ी आज भी बड़े कंफ्यूजन होते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड पार्ट एंड दे हैव अ वेरिएबल पार्ट। एक होता है फिक्स्ड अमाउंट और एक होता है वेरिएबल अमाउंट, ठीक है ना। अब अगर मैं एवरेज बताऊं ना आपको, एवरेज द फिक्स्ड अमाउंट स्टार्ट फ्रॉम 8 लाख to 10 लाख रुपीस पर मंथ। और यहाँ गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है, मतलब गाड़ियां नॉर्मल जो है वो 1800 सीसी तो होती है, लेकिन वो 1-1.5 साल में प्रमोट होकर 2500 सीसी। तो अगर आप आज कराची में, लाहौर में देखेंगे ना, तो जितने फर्म के पार्टनर्स हैं वो नॉर्मली आपको फॉर्च्यूनर में नजर आएंगे, या वो ऑडी ड्राइव कर रहे हैं, या वो मर्सिडीज के अंदर है, या वो किया स्पोर्टेज के अंदर है। सिविक का बहुत कम लोग चला रहे हैं, स्टार्टिंग गाड़ी सिविक है, फिर आप प्रमोट हो जाते हैं। बहरहाल इनका जो वेरिएबल पार्ट है वो ठीक ठाक होता है। आप यूं कहें कि सब मिला जुला के ना आप समझेंगे 15 लाख 16 लाख, फिर बोनस बड़ा इनका वो होता है, फिर इनकी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। तो अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ पे एक अनलिमिटेड अमाउंट है, अगर आप सब कुछ जोड़ लें, वेरिएबल पार्ट और बोनस फलाना, तो यू स्टैंड समवेयर बिटवीन 20 to 25 लाख पर मंथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर हम तो एसी से कर रहे हैं, क्यों तकलीफ दे रहे हैं सर? वाह, आपको किसने हक दिया मैं इस तरह टॉर्चर करने का? टॉर्चर नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। सर हम तो एसी के स्टूडेंट हैं, हम कहां फॉल कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां से एंट्री देंगे, आप भी आ सकते हैं, आप यहां तक तो चलेगा, यहां से चलेगा, ठीक है। अब आपकी आर्टिकलशिप कितने साल की है? 3 साल की है। आपने ये जर्नी भी तय कर ली, और इस वक्त जो आपका स्टाइपेंड है ना, जो सीए वाले स्टूडेंट उनसे ज्यादा है, क्योंकि वो सीए एंटर करके जा रहा है, आप इसी तक क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो यू आर समवेयर गेटिंग अराउंड 25 or 30, which is a very very good start in this market और हालात और सिचुएशन। 3 साल पूरे कर लिया आपने, 3 साल के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफर होगा और आप लग जाएंगे एएम। यहां तक पहुंच गए आप। मेरा एक दोस्त है जो यहां तक पहुंचा है, बीइंग एसी से क्वालिफाइड। एसीसीए ये जर्नी भी तय करेगा, असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, मार्केट में सैलरी होगी और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब आगे ऊपर नहीं आ सकते आप। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एज पर आईकैप बायलॉज आप रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, आपको पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि आप हमारी लोकल क्वालिफिकेशन के मेंबर नहीं है। मैं डबल क्वालिफाइड हूं, मैंने सीए भी किया हुआ, मैंने एसीसी भी किया हुआ, मैं रिपोर्ट साइन कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। अगर आज मैं कोई फर्म ज्वाइन करूंगा एंड दे ऑफर मी अ पार्टनरशिप, तो द नेक्स्ट डे मैं रिपोर्ट साइन कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, अनलेस आप आईकैप के मेंबर ना बन जाएं। आईसीएडब्ल्यू भी रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, सीपीए करके आए यूएस से तो भी रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, अनलेस रेसिप्रोकल मेंबरशिप की बेस के ऊपर 1 या 2 पेपर, या अगर कोई साल की रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आपने सीपीए कनाडा किया हुआ है, 4 साल पाकिस्तान में आप फर्म में काम करें, तो आपको मिल जाएगी मेंबरशिप आईकैप की। आईकैप का मेंबर होंगे तो आप पार्टनर बनेंगे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो बच्चा एसी से रूट से आ रहा है वो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? हो सकता है वो यहां तक भी पहुंच जाए, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि आगे का रोड है ही नहीं आपके लिए, आगे रोड ही नहीं है। फिर आपने यहां से निकल के फिर आप कहां चले जाएंगे? इंडस्ट्री में,
और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप यहां पर 2.5-3 लाख के पैकेज पर हैं तो इंडस्ट्री में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 का जंप बड़ा कॉमन जंप है, क्योंकि आप फर्म से आ रहे हैं। फर्म में थोड़ी लर्निंग ज्यादा है, थोड़ी ग्रूमिंग ज्यादा है, थोड़ी ग्राइंडिंग ज्यादा है। शोरूम में रखा हुआ जो ज्वेलरी का पीस है जो खवातीन आप परचेज करना चाहती है, चाहे वो नेकलेस हो या फुट चेन हो या जो भी एंकलेट जो भी हो, वो चमकता हुआ ना येलो रोशनी में, उसकी कितनी वैल्यू होती है? आपको पता है वो किस प्रोसेस से गुजरा है? उसको कई बार हथौड़े पड़े हैं। आप इस वक्त वो रॉ गोल्ड हैं। यू आर नॉट शाइनिंग राइट नाउ, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। और आपको मैंने ग्राइंडर मशीन में डाला हुआ है। F8 से गुजरेंगे, 9 से गुजरेंगे, SBR, SBL, P6, P7, P4, फिर कहीं इंटर्नशिप करेंगे, फिर कहीं आर्टिकलशिप करेंगे। 3 साल आपकी जो ना मुरम्मत होगी, हथौड़े पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे। फिर आप में से आएगी चमक, जो हम लोगों में से आ रही चमक। फिर आप बनेंगे ज्वेलरी। बात समझ आ रहा है? बगैर उस प्रोसेस के आप ज्वेलरी नहीं बन सकते। यू वॉन्ट शाइन। मेरी बात समझ आ रही? तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आगे कामयाब इंसान बनने के लिए शॉर्टकट नहीं ले सकते आप। यू हैव टू वॉक थ्रू दैट पाथ। ठीक है, तो आप इस रोड से गुजरेंगे और फिर आएंगे। सर एक सवाल है, सर बहुत सारे बच्चे के ज्वाइन कर लेते हैं, वो PI ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो 3 साल का ACCA का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कुछ लोग वो प्रैक्टिकल पार्ट फर्म में पूरा कर रहे हैं और कुछ लोग वो प्रैक्टिकल पार्ट इंडस्ट्री में पूरा कर रहे हैं। वी हैव अराउंड 100+ ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स इन कराची। के इलेक्ट्रिक है, HBL है, मीजान बैंक है, PIA है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वहां भी आप 3 साल पूरे कर सकते हैं और ऑडिट फर्म में भी आप 3 साल पूरा कर सकते हैं। कम बैक अगेन, ये जो ऑडिट पार्टनर है ये किसी भी फर्म का जो है वो लास्ट डेजिग्नेशन है। अच्छा, यहां भी फिर हमारे पास 2 चीजें और है, सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर। यहां भी है, सपोज करें फर्म में 10 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ जूनियर है, कुछ सीनियर है। सीनियर जूनियर में भी फर्क होगा, 2-3 लाख रुपए महीना का। गाड़ी का भी फर्क होगा। जो बिल्कुल फ्रेश पार्टनर बना वो सिविक चला रहा होगा, जिसको 5 साल हो गए वो फॉर्च्यूनर में आ रहा होगा। ये होगा, ये थोड़ा सा फर्क होगा। आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करेंगे ना। और इनमें से एक बंदा है जो पूरे फर्म का कप्तान है, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का। वो हम उसको कहते हैं CMP। उसको हम बोलते हैं कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, जो कि तमाम ऑफिस का हेड है। इसका मतलब है इनमें से एक बंदा होगा जिसको हम बोल रहे हैं कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, या उसको कुछ फर्म्स में कहा जाता है टेरिटरी लीड पार्टनर। वो जो पार्टनर होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका पैकेज डिफरेंट होगा। अब जो है सारे पार्टनर जो है वो उस शख्स को रिपोर्ट कर रहे होंगे। ये पार्टनर भी रिपोर्ट साइन करने में इन्वॉल्व है और ये ऑब्वियसली पूरे फर्म का कप्तान है। तो अगर तो नॉर्मली होता ये कि वो खुद डायरेक्टली ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बाकी काम देख रहा होता है। लेकिन अगर वो भी किसी क्लाइंट पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो वो भी रिपोर्ट साइन कर सकता है, क्योंकि उसका डेजिग्नेशन जो है वो पार्टनर का है। Nobody in the audit firm can sign the report unless you are an audit partner. हजरात, ये मैंने आपको थोड़ा सा हायरार्की क्लियर की है। रिपीट कर रहा हूं, जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और पार्टनर। नोट हो गया भाई? अच्छा, अब मुझे एक और बड़ी अहम बतानी कि सर ये फर्म में काम कैसे होता है। तो बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, अगर मैं क्विकली आपको बताऊं कि सर ये काम कैसे होता है और एक ऑडिट टीम की हायरार्की क्या होती है। ये तो हमने पूरी फर्म के हवाले से बात की ना हमने, हाँ है ना? ये हमने बात की फर्म के हवाले से, ठीक है। अब समथिंग मोर इंटरेस्टिंग जरा देखिएगा यहां पर। E&Y ऑडिट कर रही है PSO का। देखें ये बात बार बार हमारे लेक्चर में आएगी। EY ऑडिट कर रही है किसका? PSO का। और 10 बंदों की टीम गई है। कितना बंदों की? अब आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको टीम का ब्रेकअप दे दिया है। EY ने PSO भेजे 10 बंदे। कितने बंदे जी? 10 बंदे। सर 10 में सर क्या ब्रेकअप होगा? सपोज करें जी 5 जूनियर हैं। 5 क्या है जी? 5 जूनियर हैं जी। और हमारे पास जो है वो 3 सेमी सीनियर हैं और 2 सीनियर हैं। कुछ समझ आया? ये मैंने आपको बताया टीम का हायरार्की, टीम का ब्रेकअप। 10 बंदों का ब्रेकअप क्या है? 5 कौन है? 3 कौन है? आवाज नहीं आ रही मुझे। और 2 कौन है? हमें एक टीम का कप्तान चाहिए। तो इस सीनियर में से एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। चूंकि मिस्टर ए जो है उनके 6 महीने ज्यादा सीनियर है, लिहाजा इस पूरे 10 बंदों का जो कप्तान है वो मिस्टर ए है, जिसको हम कह रहे हैं जॉब इन चार्ज। क्या बोल रहे हैं इसको?
उसको हम कह रहे हैं जॉब इंचार्ज। सर ये जॉब इंचार्ज कौन है? ये वो बंदा है, जॉब इंचार्ज वो बंदा है जो ऑडिट क्लाइंट पर इन 10 बंदों का कप्तान है। क्लाइंट को कोई मसला है, जॉब इंचार्ज। क्लाइंट पर फटा हो गया, जॉब इंचार्ज। टीम में आपस में मसला है, जॉब इंचार्ज। टीम में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब इंचार्ज। टीम में काम नहीं हो रहा, जॉब इंचार्ज। वो उसको ये कह रहा है, वो उसको ये कह रहा है, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, जॉब इंचार्ज। क्यों कहें कि ये हमारी टीम का बाबर आजम है जिसने टीम को लेके चलना है। जॉब इंचार्ज वो बंदा है जो टीम का कप्तान है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, ठीक है जी। तो ये कहानी भी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं साथ ही एक और डायग्राम बना दूं तो वो कुछ ऐसे बनेगा मेरा बच्चा। ये मिटा सकता हूं, ठीक है जी। आई होप बात समझ आई है। सारा ऑडिट का बेसिक्स है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि मेरे बच्चों को बेसिक्स ना पता हो, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब जरा बात समझिएगा। अब मैं बना रहा हूं ट्राइंगल ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, और फिर हम यहां सेशन क्लोज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन। ये देखें जरा, ऑडिट जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर। एक मिनट देख लें, फिर कॉपी कीजिएगा जरा, पहले एक मिनट देख लें। सर साजिद ये बताएं कि हमने कितने बंदों की टीम भेजी है? 10 नहीं है, बताऊंगा 10 से ज्यादा है, अभी दिखाता हूं। ये वो 10 बंदे हैं, ये वो 10 बंदे जो ग्राउंड पर गए हुए, ये वो 10 बंदे जो ग्राउंड पर ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। जूनियर के काम को चेक करेगा सेमी सीनियर। सेमी सीनियर का जो काम है दैट विल बी रिव्यूड बाय सीनियर। सीनियर में से एक बंदा है जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज इन सब के काम को चेक कर रहा होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, द वर्क ऑफ जूनियर विल बी रिव्यूड बाय सेमी सीनियर, द वर्क ऑफ सेमी विल बी रिव्यूड बाय सीनियर एंड द वर्क ऑफ सीनियर विल बी रिव्यूड बाय जॉब इंचार्ज। ये तो वो टीम है जो ग्राउंड पर गई हुई, इसको बोलते हैं ऑडिट फील्ड वर्क। ये वो सिपाही है जो जंग लड़ने में जो ना वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हुए हैं, लेकिन पीछे भी तो चेन ऑफ कमांड्स है। EY के दफ्तर में ये अपने काम को रिव्यू करा रहा है असिस्टेंट मैनेजर को, अज्यूम कर रहे है, फिर उसके ऊपर मैनेजर है, फिर इसके ऊपर सीनियर मैनेजर है, और फिर है जनाब ऑडिट पार्टनर। इसका मतलब है कि द वर्क of job in charge will be reviewed by AM. The work of AM will be reviewed by manager. The work of manager will be reviewed by senior manager. और senior manager के काम को रिव्यू करेगा ऑडिट पार्टनर। अगले सेशन में बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट पर ये पूरी बारात हो, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है, मैंने एक ऐसा क्लाइंट भी किया है जहां मैं जॉब इंचार्ज था और मेरे ऊपर डायरेक्ट एक सीनियर मैनेजर था, तो ये बीच के 2 लोग निकल गए। छोटा क्लाइंट था, जरूरत नहीं थी, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने ऐसा क्लाइंट भी किया है जहां मैं जॉब इंचार्ज था और ऊपर कोई मैनेजर नहीं था, डायरेक्ट कौन था? पार्टनर। इसका मतलब है कि जो हायरकी है, जो रिसोर्स है, नंबर ऑफ लोग हैं, एज पर सिचुएशन हस्बे जायका डिपेंड करता है, क्लाइंट पर डिपेंड करता है, रिस्क पर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। तो चले मैं बात आसान कर देता हूं। फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। कितना होगा? जरा जवाब दे जी। ग्राउंड पर कितने बंदे भेजे हैं? बैक ऑफिस में कितने हैं? टोटल टीम में कितने बंदे हो गए? जबरदस्त, आप समझ आई बात। फिर खेलते हैं। ग्राउंड पर कितने बंदे भेजे हैं? क्लाइंट पर कितने बंदे गए हैं? ऑडिट फील्ड में कितने बंदे उतरे हुए हैं? जो जाकर एक्चुअल में प्रोसीजर कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? बैक ऑफिस में कितने लोग हैं? 10 और 4, तो टोटल टीम में कितने अफराद हो गए? 14। कुछ ग्राउंड पर गए हैं और कुछ बैक ऑफिस में। इन 14 बंदों में से वो कौन सा बंदा है जो रिपोर्ट साइन करेगा? वो है ऑडिट पार्टनर। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, जूनियर से बंद हो गया, रिस्क ओवरलुक हो गया, गलत एडजस्टमेंट आई और हमने क्लाइंट से नहीं पूछा, और कोई मसला हो गया, ऑडिट में कोई इशू हो गया, ऑडिट में कोई भंड हो गया, इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये वो बंदा है जो अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर रहा है और वो कह रहा अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, one person is responsible, that is the audit partner. थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए या हो सकता है बढ़ाने के लिए
सर अगर मिसाल के तौर पे ये EY है जिसके अंदर 15 पार्टनर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस पार्टनर के काम में इशू निकल आया, एक पार्टनर की रिपोर्ट में फंड निकल आया, क्लाइंट ने, शेयर होल्डर ने, किसी और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ने आप पर सूट फाइल कर दिया कि जी आप भी मिले हुए इसके अंदर, टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर एज अ 240 फ्रॉड, बात करेंगे उसके अंदर भी, हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। तो अगर फर्म पे इल्जाम लगेगा तो सबसे पहले कौन जिम्मेदार होगा? वो बंदा, वो पार्टनर जो उस क्लाइंट पर इन्वॉल्व था। और अगर कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी आई तो वो तो बेयर करेगा, साथ में तमाम पार्टनर्स बेयर करेंगे। अल्टीमेटली कौन बेयर कर रहा है? EY। इसका मतलब है इफ द फर्म इज पेनलाइज्ड, तो वो पार्टनर तो डायरेक्टली जिम्मेदार होगा, क्योंकि रिपोर्ट किसने साइन की है? अल्टीमेटली पार्टनर कौन था उस जॉब का? आप थे। तो आप तो जिम्मेदार होंगे, साथ में बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन असल चंबे किसको पड़ेंगे? उस बंदे को जो उस जॉब पर, उस ऑडिट पर इन्वॉल्व था। हजरात, ये हमने कंप्लीट किया आज का डिस्कशन, यहां तक मैं चीजों को रोक रहा हूं आज। और ये हमारा था लेक्चर 2 ऑफ ऑडिट। लेक्चर 3 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा जॉब इंचार्ज कौन होता है, और जो आज मैंने आपको बताया कि इसके काम को ये चेक करता है, इसके काम को ये चेक करता है। अगर तो सीनियर ही जॉब इंचार्ज है तो उसके काम को चेक करेगा असिस्टेंट मैनेजर, उसके काम को चेक करेगा मैनेजर, उसके ऊपर बैठा हुआ सीनियर मैनेजर, और उसके ऊपर बैठा ऑडिट पार्टनर। मैंने ये बताया, मैंने ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये 3 हायरार्कीज हो सकता है कि जो जॉब इंचार्ज है उस पर एक मैनेजर हो और एक पार्टनर हो। यह भी हो सकता है कि कोई मैनेजर ना हो, डायरेक्ट आपकी रिपोर्टिंग पार्टनर को है। ये डिपेंड करता है, ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि वो किस चीज पर डिपेंड करता है। ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको लिखाऊंगा, और एक नया कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, एक वर्ड आपके सामने रखूंगा, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट पार्टनर। कि ये एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? ये जो EY PSO को ऑडिट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कि जो हमने 10 बंदों की टीम भेजी है, इसका एक और नाम क्या है? ये सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा ऑडिट का, वो दैट इज लेक्चर नंबर 3। तो ये जितनी बातें हमने अब तक की हैं लेक्चर 1 के अंदर और 2 के अंदर, इसको आपने रिवाइज करना है एंड विल मूव फॉरवर्ड। तो आपसे मुलाकात होगी लेक्चर 3 में।